अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि अजान का मिशन तो कामयाब हो गया है, लेकिन उसके बाद हमेशा की तरह अपने जो आपस में इनकी दस्तो गिरेबां हो जाते हैं खिलाड़ी, वही सूरत हाल नज़र आ रही है। इस पर बात करते हैं कौन सही है कौन गलत। और इसके साथ साथ अब जो 27 सितंबर का जलसा है पेशावर का, सबकी नज़रें उसके ऊपर भी लग चुकी हैं। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आज पाकिस्तान और इंडिया का एक और मैच है जिसके ऊपर जो आप देख रहे हैं अभी तक क्रिकेट, उनको ज़ाहिर है कुछ इंटरेस्ट बाकी है। कुछ मेरे जैसे भी हैं जो अब देखना ही छोड़ चुके हैं, लेकिन इस मैच को हम कुछ और हवालों से डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अजान मिशन की, जिसको सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी पजीराई मिली है। अभी तक सुबह हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अजानें और अजानों की वीडियोस का सिलसिला जो था वो जारी था और बहुत ही ज़बरदस्त ये जो कैंपेन थी इसको रन किया गया। फिर इसके बाद जो अजानें दी गई और अजानें देने के बाद जो इनकी वीडियोस थी वो अपलोड हुई। बड़ा दिलचस्प था देखना। बहुत माशाल्लाह कुछ लोग बड़े खुश अलहान हैं और उनकी अजानें बड़ी खूबसूरत उन्होंने अजानें दी। वैसे तो अजान के अल्फाज, अजान की तासीर अपने आप में इतनी गहरी और इतनी खूबसूरत है कि कोई भी अजान दे रहा हो तो जाहिर है कि उसके जो अजान के अल्फाज हैं वो ज़ाहिर हमारे लिए मुक़द्दम भी होते हैं, मुक़द्दस भी होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने वाकई बड़ी खूबसूरत अजानें दी जिनको मैंने सुना, जिनमें मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगी जो उमर मलिक एक नौजवान सिंगर हैं, अक्सर PTI के लिए तराने वगैरह गाते हैं। उनकी जानिब से जो अजान दी गई बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आवाज़ से उनको नवाजा है। इसी तरह एक और मैंने देखा जो एक ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था पिछले दिनों, सुलेमान शाह राशिदी। इनको भी अक्सर मैं नोटिस करती हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। उनकी जानिब से बड़ी अच्छी अजान दी गई। इसी तरह से एक दो और लोगों की अजान बड़ी खूबसूरत थी और कुछ लोगों की अजान ने बड़ा इंस्पायर भी किया कि आप लोग बाज़-औक़ात एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि किसी का तलफ़्फ़ुज़ और इतना अच्छा अदायगी का अंदाज़ हो सकता है। तो बहरहाल वो सब एक अपनी जगह, लेकिन इस कैंपेन के दौरान जो एक लड़ाई शुरू हुई थी आखिरी दिन, वो इस कैंपेन के अदा होने के बाद भी जारी रही और उसमें फिर शिद्दत भी आ गई। और इसमें ख़ास तौर पर PTI के 3-4 जो अहम बड़े लीडर्स हैं वो भी निशाना बने। और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने इस पूरी मुहिम का जो नाम चेंज करने के हवाले से एक पहले एतराज़ भी किया, फिर उसके ऊपर एक जवाज़ भी फ्राहम किया और उसको फिर चेंज भी कर दिया अपने तौर पर। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी आप समझ लें कि एक इख्तिलाफ़ ने जन्म लिया, क्योंकि जो इस मुहिम के ओरिजिनल इनिशिएटर थे वो बेसिकली दो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे और अलादीन और अहमद अली, और उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सोशल मीडिया इसके साथ जुड़ने लगा तो फिर PTI ने भी इसको ऑफिशियली ओन भी किया, इसमें पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सारी जो कैंपेन है उसकी लीडरशिप या उसकी जो आप कह लें क्रेडिट है वो कोई PTI के हाथ में आ गई। PTI ऑफिशियल ने तो उसको बहुत लेट बाद में ज्वाइन किया था। अब उनकी तरफ से ये एतराज़ है इन दोनों नौजवानों की तरफ से कि बेसिकली आपका इस कैंपेन के बिल्कुल आखिरी 24 घंटों में इस तरह एक्टिव होना और उसके ऊपर एतराज़ भी करना नाम के ऊपर, और उसके ऊपर इसको कादियानियत से जोड़ना, ये सब आपने बेसिकली शुरू में किया ताकि इस मुहिम को सबूताज किया जाए। और जब आपने देखा कि इसके बावजूद भी हम डटे रहे और लोग जुड़े रहे कि नहीं ये सब फेक है, जो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप इसका हिस्सा तो बने, लेकिन आपने उसमें ये किया कि अपने तौर पर आप उसका नाम चेंज कर गए और उसका नाम हुक्म अज़ां रख दिया। तो वो इस बात पे सीखपा थे कि जनाब आपकी तो ये मुहिम थी ही नहीं, तो आपने कैसे इसका नाम बदल दिया। ये मुहिम तो हमने शुरू की, इसका नाम हमने रखा, अगर कोई तब्दीली भी करनी होती तो हम करते, आपने ये तब्दीली कैसे की, आप तो इसके ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकते। दूसरा उनका एतराज़ ये था कि कादियानियत से जोड़ने के हवाले से आपने जब ये पूरा एक शक शुबा डाल दिया तो बेसिकली आपने ख़तरे में डाल दी जान ना सिर्फ इन दो नौजवानों की बल्कि बहुत से ऐसे लोगों की जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि मजहबी जज्बात इतने हमारे यहाँ आजकल इंटॉलरेंट हो जाते हैं लोग कि जान लेने के दर पे आ जाते हैं छोटी छोटी बात के ऊपर।
तो आप जब उन्हें ये कहेंगे कि हाँ जी ये कादियानियत के कोई प्रचार के लिए इस तरह कुछ हो रहा है, तो लोग तो इनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और इनको खुदा न खास्ता जान से मारने की कोशिश करेंगे। तो आपने उनकी जान खतरे में डाली और आप इस खेल का बगैर तहकीक के हिस्सा बने। अगर आप इस पर तहकीक करते तो आपको खुद मालूम हो जाता कि ऐसा कुछ नहीं था जो इस पूरी मुहिम के बारे में प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई थी। तो उनके ये एतराज़ात थे बुनियादी तौर पर, जो कि बहुत जायज़ हैं। मैं समझती हूँ कि उनके एतराज़ात में बहुत वज़न है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तीसरी बात ये कि जो दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट आता है वो ये कि जी उन्होंने तो इसका फिर एक मुनासिब हल भी तजवीज़ कर दिया कि एक चीज़ पे अगर कंट्रोवर्सी आ रही है तो उसको चेंज कर दे। नाम चेंज करने से क्या होता है, एक्टिविटी वहीं पर है वैसे ही रहेगी, आप उसका नाम चेंज कर दे मुहिम का, तो कोई इसके ऊपर ना उंगली उठाएगा, ना किसी को शक व शुबहात में डाला जाएगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से उसका एक रास्ता दिखाया कि आप इस चीज़ को जो है वो नाम चेंज कर लें। बेहतर होता है कि इसके ऊपर जो एतराज़ उठाने वाले थे वो डायरेक्टली इन दो नौजवानों से बात करते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने तौर पर इसको अनाउंस करें और इसका नाम चेंज कर लें, ना कि आप अपने तौर पर ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि जी ये इसका नाम हमने चेंज कर दिया। तो इससे वो फिर ज़ाहिर हर्ट हुए कि ये इनिशिएटिव तो हमारा था और इसी वजह से था क्योंकि आप लोग इतने सालों में कुछ नहीं कर पा रहे और कोई तहरीक, कोई हिकमत अमली, कोई प्लान, कोई आइडिया आपके पास नहीं है। इसी वजह से हम नए आइडियाज़ के साथ अगर आ रहे हैं तो आप उल्टा उसके ऊपर जो है वो नुक्ताचीनियाँ कर रहे हैं और उसके ऊपर आप उसको कमज़ोर कर रहे हैं आइडिया को। तो ये उनका एतराज़ है। बहरहाल इस सारी गुफ्तगू के बाद हुआ ये कि अजानें तो सब ने दी, जिन्होंने इतराज़ किया इवन उन्होंने भी अजान दी। इनमें से कुछ लोगों ने, मेरा ख्याल है कि जैसे आप ओवर सेंसिटिव होते हैं कुछ मामलात के बारे में, और शायद कुछ ने नेक नियति की बिना के ऊपर ही ये कहा हो कि चलो नाम चेंज करके अगर यकजहती बरकरार रहती है तो उसी तरीके से आगे बढ़ जाया जाए। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इन नौजवानों की तरफ से ऐसा रिएक्शन आएगा, क्योंकि इसके बाद इन नौजवानों की तरफ से ख़ासा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन आया। इन्होंने बहुत गालम गलोच भी की और बहुत इन रहनुमाओं के हवाले से, जिनमें अली मोहम्मद ख़ान हैं, साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, हलीमा दिल शेख हैं, आरिफ अलवी साहब को तो फिर भी थोड़ा सा उन्होंने बख्श दिया क्योंकि उन्होंने मार्जिन दिया कि ये उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार तो नहीं है, लेकिन इन्होंने भी बस बुज़दिली में इस तरह से पीछे हटने की बात की। और खालिद खुर्शीद साहब भी थोड़ा सा बचत ही खा गए, क्योंकि इसलिए कि वो भी माजी उनका बहुत ज़बरदस्त है, बड़े लोग प्रेज़ करते हैं उनको कि इमरान खान साहब के लिए बड़ी दलेरी से उन्होंने हमेशा जिद्दोजहद की है। तो बहरहाल लेकिन बाकी ये जो 3-4 लोग हैं ये तो काफ़ी निशाने पर आए और उनके बारे में बड़े नाजेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल भी किए गए। तो बहरहाल ये तो बात दुरुस्त है कि एतराज़ात उनके ठीक थे, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि गालम गलोच की जाए, और ये भी बात दुरुस्त नहीं है कि सबके ऊपर आप ये लेबल ही लगा दें कि ये सब गलत ही हैं। ये भी मुमकिन है कि कुछ लोग ओवर सेंसिटिविटी की वजह से भी इस तरह के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। वैसे भी अगर आप ये एक दफ़ा बात समझ लें, मान लें कि हाँ जी ठीक है, चलो जी ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा है तो हम इसको जी चेंज कर लेते हैं, तो फिर तो ये हमेशा होगा, फिर तो ये हमेशा होगा। आप कुछ भी स्टार्ट करने लगेंगे, कोई भी उसके बारे में कोई भी कहानी घड़ के डाल देगा, तो क्या आप लोग हर दफ़ा इसी तरह पसपा होते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे, अपने मामलात को चेंज कर लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को कंफ्यूज करेंगे, क्या करेंगे? तो कहीं तो इसका तोड़ निकालना है। और ये अच्छी बात है कि इसका तोड़ इस तरह से निकला है कि ये जो कादियानियत का कार्ड यूज़ किया गया उसको ख़त्म किया गया, इसके आगे हथियार नहीं फेंके गए, बल्कि उसी दिन उसी तारीख को प्लान के मुताबिक अज़ानें दी गई, ताकि ये साबित किया जा सके कि इस तरह की चीज़ों की, इस तरह आप दूसरों के जो ईमान जज करने बैठ जाते हैं, इस तरह की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम के अंदर। और ना ही इस तरह कोई प्रोपेगेंडे से जो है आप तहरीकों को, अपनी ही तहरीकों को नाकाम बनाएं और ना कमज़ोर करें। तो उन्होंने इसके ऊपर डट कर जो है ये एक मैसेज भी दिया। इस लिहाज से तो ये एक अच्छी वो चीज़ थी, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अब मैं वही सोच रही थी, अज़ानें देने के बाद अब ये गालियाँ देना शुरू हो गए, तो इससे क्या होगा कि आइंदा आप जब कभी कोई तहरीक शुरू करेंगे, अगर कोई नया इनिशिएटिव लेके आएंगे, तो जो पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं और जो उनकी सीनियर लीडरशिप है, उनके नीचे जो कारकुन काम करते हैं, वो शायद आपके साथ उस तरह ना जुड़ें। फिर वो ये सोचेंगे कि भाई कल कला को ये तो हमारे ऊपर और हमारे ही लीडरशिप के ऊपर जो है वो गालम गलोच करते हैं। तो कोई भी तहरीक अगर आपने कामयाब करनी है, आपको साथ तो सबका चाहिए, चाहे कोई पीटीआई के लोग हैं, चाहे आम लोग हैं, चाहे कारकुन हैं, तो आप इसी सूरत में कामयाब हो सकते हैं अगर सब आपको सपोर्ट करें। तो अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप उनके साथ इख्तिलाफ रखते हैं तो शाइस्तगी से करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी
आप बिल्कुल किसी को खातिर में ही ना लाएं, तो फिर आप खुद भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप भी कमज़ोर पड़ेंगे। तो इस बात को भी देखना है कि जो असल इस सोशल मीडिया कैंपेन का मकसद था वो तो यूनिटी था ना, कि लीडरशिप के अलावा भी अगर कोई आके लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करे तो लोग किसी एक कॉज के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। तो अगर आप खुद ही उसमें लोगों को डिवाइड करके पीछे निकालना शुरू कर देंगे तो कमज़ोर कौन होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है, बात भी हो रही है। लेकिन अब ये चीज़ें तो शायद पीटीआई का कुछ आपस का हिस्सा ही बन गई हैं कि जब भी ये लोग कोई एक्टिविटी करते हैं तो फिर उसके बाद ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगली एक्टिविटी जो है इनकी वो 27 सितंबर की है, पेशावर का जलसा, जिसके अंदर पेशावर में जो है वो रिंग रोड के करीब बिल्कुल एक पंडाल सजाया जाएगा, जिसके लिए अभी से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि पंजाब के लोग वहाँ ना पहुँचें। उसके लिए ये प्लानिंग हो रही है कि जो पीटीआई पंजाब की लीडरशिप है, लाहौर की लीडरशिप है, उनके हवाले से रुकावटें डाली जाएं, छापे शुरू हो जाएं, में भी उनको नज़रबंद कर दिया जाए कि वो इसमें शामिल ना हों और लोगों को भी ना वहाँ ले जा सकें। इसके लिए अब पहले से ही ये प्लानिंग की जा रही है पीटीआई की तरफ से भी कि अभी से ही लोगों को वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आखिरी जब एक आध दिन रह जाता है तो फिर अक्सर ये लोग रास्ते बंद कर देते हैं, मुश्किलात खड़ी करते हैं, क्रैकडाउन बड़ा शदीद हो जाता है। तो इनका ये मानना है कि उससे पहले ही लोगों को वहाँ से मूव करके पेशावर ले आया जाए, ताकि ऐन वक्त के ऊपर ये चीज़ें अगर करें भी तो उससे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। इमरान खान की ये कॉल है और उन्होंने सबको कहा हुआ है कि ये सिर्फ पेशावर का या खैबर पख्तूनख्वा का जलसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि सब कारकुन जो हैं पूरे मुल्क से इसके अंदर शिरकत करें। और अली अमीन गंडापुर साहब ये ऐलान कर चुके हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि जी उनके लिए खाने पीने का, मेहमान नवाजी का पूरा बंदोबस्त होगा 2-3 दिन के लिए। तो आप अगर 2-4 दिन पहले भी आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात बता रहे हैं तो जाहिर है फिर पंजाब हुकूमत भी उस हवाले से उसी तरह के इंतजामात करेगी। मुमकिन है कि वो 2-3 दिन पहले से ही रुकावटें डाल दे और एक क्रैकडाउन शुरू हो जाए। ये तो अब एक नॉर्मल रूटीन ही हो गई। जब भी कोई प्रैक्टिस रखते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी रखते हैं, फ़ौरन से एक क्रैकडाउन जो है वो देखा जाता है और फिर कारकुनों की मार धाड़ पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। बहरहाल अब इसके लिए जो है वो कैंपेन अब आइंदा आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर तेज़ नज़र आएगी आपको, क्योंकि सबका अब फोकस जो है वो इसकी तरफ होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज एक और मैच भी है जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है और वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से जी आपको मालूम है जो पिछली तल्ख यादें अभी वो भूले नहीं हैं लोग। और हार तो जो गए सो गए, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज़ बनी वो बहुत ज़्यादा बनी, जिसमें पहले तो पीसीबी की तरफ से ये मुतालबा कि जनाब मैच रेफरी तब्दील हो, फिर वो तो तब्दील नहीं हुआ। फिर ये बता दिया गया कि जी माफ़ी तलाफ़ी हो गई है, हालांकि कोई माफ़ी तलाफ़ी की ऐसा कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं गई। बहरहाल नजम सेठी साहब से और रमीज़ राजा साहब से मोहसिन नकवी साहब ने एक मशवरा भी किया और उसकी वीडियोस भी जारी हुई। बताया गया कि जी हम इसके ऊपर सारे मिल के कोई मुशावरत करेंगे, क्योंकि प्लान ये था कि शायद पाकिस्तान की टीम जो है वो बॉयकॉट ही कर दे पूरे इस टूर्नामेंट का। लेकिन फिर उन्होंने समझाया कि बॉयकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं, हम खुद ही इसमें से निकलेंगे तो खुद ही कमज़ोर हो जाएंगे। तो खेलना और खेल के जीतना यही सबसे बेस्ट हरबा है दूसरों को शर्मिंदा करने का। तो आप जाएं खेलें, और अगर कोई आपने एहतजाज रिकॉर्ड कराना ही था तो आप इंडियन टीम के साथ कराते जिन्होंने बदतमीज़ी की, जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया या सियासी गुफ्तगू की पोस्ट मैच सेरेमनी पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडियन टीम को सिखाने का तरीका सिर्फ ये है कि आप उनको हराएं। जब आप उन्हें हराएंगे तो ये खुद सबसे बड़ा बदला होगा उनकी बदतमीज़ी का, उनके गुरूर का। तो अब वैसे गुरूर पता नहीं किस चीज़ का, एक तो जंग आ रहे हुए हैं ऊपर से गुरूर भी कर रहे हैं, मज़े की बात ये है। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि ये जो मैच है इसके लिए अब प्रेशर तो है पाकिस्तानी टीम के ऊपर, क्योंकि दोबारा से वही टीम है। खबरें अभी से आ रही हैं कि दोबारा जो इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं वो हाथ भी नहीं मिलाएंगे और उसी तरह का उनका एरोगेंट रवैया होगा। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सिर्फ ये करना है कि मैच जीतना है। इससे बड़ी चोट उनको नहीं पहुंचाई जा सकती। लेकिन अब मैच जीतें कैसे, परफॉर्मेंस आपके सामने है। यूएई के साथ ही सुना है बड़ी मुश्किल से मैच ये जीते हैं, वरना बाकी टीमों के साथ तो जो सूरत हाल आपने देखी। आज वैसे असद उमर साहब ने एक बड़ा दिलचस्प मशवरा दिया। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी टीम को मैच जितवाना है तो बेहतर है कि जो ऑल टाइम बेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के, इस पर तो किसी को कोई दो राय नहीं, चाहे कोई मुखालिफ भी हो, कि इमरान खान है। तो बेहतर है कि आप उनसे उनकी मुलाकात करवाएं, या मुलाकात नहीं हो सकती तो चलें बात करवा दें, वो कुछ उनको इनकरेज करें जिससे ऑटोमेटिकली उनके अंदर कोई जज्बा आए और वो मैच अच्छे जज्बे के साथ मैदान में उतर कर खेल सकें। वैसे मैं ये समझती हूँ कि
टेक्निक और ये सब चीज़ें तो ज़ाहिर है इसके ऊपर तो एक बहुत लंबा काम करने की ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको कोई कही हुई बात, कोई आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसे चेंज कर देता है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा परफॉर्म कर जाते हैं। ये वो चीज़ है जिसको लीडरशिप कहा जाता है कि लीडर जो है वो आपको ऐसा मेंटली मेकअप कर देता है कि उसके बाद जो आप नहीं भी कर सकते आप वो भी कर गुजरते हैं, क्योंकि वो आपकी मेंटल अपब्रिंगिंग इस लिहाज से कर देता है। इसी तरह अगर आपके पास वो इनकरेज करने वाला, वो लीडरशिप देने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं है, तो आपकी कितनी भी अच्छी टेक्निक्स हों, आप कितने ही ज़बरदस्त टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन आप मेंटली जब शिकस्त खुर्दा होते हैं और शिकस्त खुर्दगी और प्रेशर के साथ मैदान में जाते हैं, तो जो आप परफॉर्म कर भी सकते हैं वो आप परफॉर्म नहीं कर पाते। यही वो एक बुनियादी फ़र्क है जो आपको नज़र आता है लीडरशिप की वजह से। तो असद उमर साहब की बात वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात कोई शख्स आपको ऐसी एक लाइन में भी बात समझा देता है जो शायद आपको बहुत से सेशंस में भी समझ नहीं आती। वैसे तो ये कल पता चला है कि कोई क्रिकेट टीम के लिए शायद ये कोई माहिर नफ्सियात भी रखने जा रहे हैं या हायर कर लिया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि माहिर नफ्सियात की काउंसलिंग से ज़्यादा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब आपके सामने हो, अब वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इमरान खान से बढ़कर और क्या हो सकती है, ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान में लेकिन अदरवाइज़ भी, कि जो जेल में बैठा हो 2 साल से और हार ना मान रहा हो, उससे ज़्यादा टीम को ये कौन समझा सकता है कि हार नहीं माननी। जो एक लिविंग एग्जाम्पल है इस बात की कि पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ क्यों ना हो जाए, ताकत का हर सरचश्मा आपके ख़िलाफ़ क्यों ना हो जाए सिवाय अवाम के, लेकिन आप अपने ईमान की ताकत से एक छोटे से डेथ सेल में भी बिल्कुल कैद तन्हाई के साथ, कि आपका कोई बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा, आप उसके बावजूद भी मेंटली इतने स्ट्रांग भी हो सकते हैं, इतने फौलादी असाब के भी हो सकते हैं कि फिर भी आप ना टूटें और ना घबराएं, बल्कि जो शख्स आपसे मिल कर आए आप उसको भी हौसला देकर भेज दें। मतलब मैं अक्सर हैरान होती हूँ कि जो पीटीआई के लॉयर्स और जो इनके लीडर्स हैं, ये जब इमरान खान साहब से मिल के आते हैं तो उससे पहले इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखा करें, इनकी आप टोन और लहजे देखा करें, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखा करें, इनके चेहरे के तासुरात देखा करें, और जब ये मिल के आते हैं ना उसके बाद ऐसा लगता है कोई एनर्जी बूस्टर मिल गया इनको। और फिर उसके बाद इनकी आप बॉडी लैंग्वेज, इनका कॉन्फिडेंस और इनकी आप फेशियल एक्सप्रेशन और ओवरऑल मतलब फिर इनकी टोन आप देखा करें, तो ये एक डिफरेंस होता है। और ये वो किससे मिल के आ रहे हैं? खुद उस शख्स से मिलकर आ रहे हैं जो 2 साल से मुसीबतों का शिकार है और जेल के अंदर बंद है। ये वो डिफरेंस है जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि जो असद उमर साहब की बात थी, मैं इसको वैसे ही ज़रा डीपली सोच रही थी कि इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन और कहाँ से मिल सकती है उन्हें कि अगर उनकी इमरान खान से बात हो। वैसे तो ये रजीम करवाएगी नहीं, ये कहेगी पूरी दुनिया से पाकिस्तान भले मैच हार जाए, लेकिन इमरान खान को ये क्रेडिट ये भला देने देंगे कभी कि जी उनसे बात करवाई और उसके बाद मैच जीत गए, तो ये नहीं होने देंगे। वैसे तो मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा अच्छा एक ओपिनियन दिया था कि अगर मशवरा दिया था कि अगर सैलाब ज़दगान की मदद करनी है तो उसके लिए सबकी एक वीडियो बनवा ली जाए, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की और इमरान खान साहब की, और फिर सब जो अपने अपने अकाउंट नंबर हैं उसमें शेयर करें और फिर देखें कि लोग किसको ज़्यादा जो है वो मदद करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इमरान खान की तो वीडियो इमरान खान को ख़ुद आके बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खाली उनके सेल की वीडियो बना के नीचे एक अकाउंट नंबर दे दें उनके नाम का, उनमें सिर्फ उनकी एक आवाज़ भी चलवा दें, फिर भी आप देख लें कि किधर सूरत हाल होगी। तो सैलाब ज़दगान की मदद करनी है, आप इमरान खान से मुलाकात के ऊपर कोई पैसों की फ़ीस रख दें और उसके बाद आप देखें कि लोग इसी चक्कर में उनसे मिलने के ख्वाहिश में कितने पैसे इस चक्कर में जमा करा देंगे कि सैलाब ज़दगान की अच्छी खासी मदद हो जाएगी। तो ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन ये ज़ाहिर है इस रजीम को ये तमाम चीज़ें काबिल कबूल तो नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल आज पाकिस्तान का मैच है, अब मैच के बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बाद में ही तबसरा करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।